जब आप ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स के बारे में सोचते हो तब कुछ नाम आपके माइंड में तुरंत आ जाते हैं, जैसे कि हेनरी फोर्ड, द राइट ब्रदर्स, थॉमस एडिसन। पर यहाँ एक और नाम है जो आप इतनी जल्दी नहीं माइंड में सोच पाते हो। जब आप फ़ोन चार्ज करते हो, लाइट्स ऑन करते हो या फ्रिज का यूज़ करते हो तो आपको थैंक्स कहना चाहिए निकोला टेस्ला को। ये एक भूले हुए जीनियस है जिनकी कहानी की शुरुआत हम अंत से करते हैं। 7 जनवरी 1943 एक मेड जो न्यूयॉर्कर होटल में काम करती थी, वो होटल के रूम नंबर 3327 में जाती है, जहां वो 46 साल के आदमी को मरा हुआ पाती है, जिसने पिछले कई टाइम से होटल को घर बनाया हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला थे। टेस्ला अकेले ही मरे। वो जब मरे तब उनके पास एक भी पैसा नहीं था। निकोला टेस्ला सबसे महान इन्वेंटर में से एक थे जो कहीं गुमनामी में खो गए। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में एक छोटे से सिटी सिमेलियन में हुआ था, जिसका नाम आज के दौर में क्रोएशिया है। उनका जन्म बिजली के कड़ाकों के साथ हुआ था। उनके एक फैमिली मेंबर के मुताबिक दाई ने कहा था कि ये बच्चा डार्कनेस चाइल्ड है, जिस पर टेस्ला की माँ ने कहा था कि यह बच्चा रोशनी बनेगा। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके ये शब्द कितने सच साबित हो गए। जब टेस्ला 5 साल के थे तब उनके भाई के घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी, जो टेस्ला को उनके पूरी लाइफ में हॉन्ट करता रहा। बचपन में ही उन्हें रोशनी की चमक के साथ विजन्स दिखने लगे, जिससे उन्हें यह समझने में मुश्किल होती थी कि क्या असली है और क्या काल्पनिक, और उनकी यह तकलीफ कभी दूर नहीं हुई। इस विजन्स ने उन्हें अपने माइंड में इन्वेंटर को कल्पना करने की ऐसी क्षमता दी कि उन्हें इसे बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने 1990 की एक आर्टिकल में एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके डिज़ाइंस उनके माइंड में परफेक्ट है। उनका कहना था कि हमेशा की तरह मेरा डिवाइस वैसे ही काम करता है जैसे मैंने सोचा था कि उसे कैसे काम करना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैंने प्लान करता हूँ। टेस्ला ये क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें इन्वेंशन में इंटरेस्ट आया। टेस्ला की माँ ने अपने खाली समय में हाउस होल्ड अप्लायंस बनाया था, और टेस्ला की माँ की याददाश्त बहुत अच्छी थी। टेस्ला के फादर एक प्रीस्ट थे और चाहते थे कि टेस्ला भी प्रीस्ट बने, लेकिन टेस्ला का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था। टेस्ला को टीनेज में ही कॉलेरा हो गया था और वो मरने के कगार पर थे। तब उनके फादर ने उनसे प्रॉमिस किया कि अगर उन्होंने सर्वाइव किया तो वो उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल भेजेंगे, और उन्होंने सर्वाइव किया। टेस्ला पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रेस में गए, जहाँ वो बहुत कठिन परिश्रम करने लगे। उनके प्रोफेसर को चिंता होने लगी कहीं वो थकान की वजह से मर ना जाए। टेस्ला के पास एक ब्यूटीफुल माइंड था। वह अपने माइंड में कैलकुलेट करते थे और अलग अलग 8 भाषा बोल सकते थे। वो शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे थे स्टडी में, लेकिन उन्होंने अपना स्कूलिंग फिनिश नहीं किया। जुए की लत लगने के बाद उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। अपनी फैमिली से भी बातचीत करना बंद कर दिया ताकि वो ये बात जान ना पाए। उनके फ्रेंड्स को भी नहीं पता था कि उन्हें क्या हुआ है। उन्हें लगता था कि वह नदी में डूब गया है। टेस्ला बाद में यूरोप मूव हो गए और बुडापेस्ट में काम करने लगे एज ए इलेक्ट्रिक इन अ टेलीफोन कंपनी। एक दिन वो सिटी के एक पार्क में चल रहे थे, तब उन्हें अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करके बिजली बनाने का एक नया तरीका विकसित करने के बारे में एक बड़ा विचार आया, और यह उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था जिसने दुनिया बदल दी। 1882 में टेस्ला थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी की फ्रांस स्थित ब्रांच में काम करने चले गए। वहाँ उन्होंने इंडोर लाइटिंग लगाने से शुरुआत की। तब मैनेजर ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनसे ज़्यादा मुश्किल काम करवाने लगे, जैसे डायनोमो और मोटर डिज़ाइन करना और बनाना। वह जल्द ही पूरे यूरोप में एडिसन की दूसरी ब्रांचों में प्रॉब्लम ठीक करने के लिए यात्रा करने लगे। 2 साल बाद 1884 में उनके मैनेजर ने उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में एडिशन मशीन वर्क में काम करने का ऑफर दिया। वो राज़ी हो गए और अमेरिका पहुंच गए, सिर्फ 4 सेंट के साथ
क्योंकि उनके सारे पैसे बोट में सफ़र के दौरान किसी ने चुरा लिए थे। शुरुआत में टेस्ला पर एडिसन का अच्छा प्रभाव था। एडिसन भी टेस्ला से प्रभावित रहे और एडिसन ने टेस्ला से कहा कि मेरे पास कई हार्डवर्किंग असिस्टेंट हैं, पर तुम सबसे अच्छे हो। पर ये आपसी तारीफ ज़्यादा समय तक चली नहीं। वो दोनों इस बात पर असहमत थे कि बिजली को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे पहचाना जाए। एडिसन के हिसाब से डायरेक्ट करंट, जो एक ऐसा सिस्टम है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, और टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट के फैन थे, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज समय समय पर दिशा बदलता रहता है। बिजली की लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए दिशा बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आउटलेट पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि यह ज़्यादा पावर दे सकता है और ज़्यादा दूरी तक पावर ट्रांसमिट कर सकता है। यही कारण है कि एसी पावर हमारे घरों में और दूसरे बड़े उपकरणों को पावर देती है। और इन्हीं सब कारणों के चलते टेस्ला ने एडिसन कंपनी को छोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद 1885 में टेस्ला अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर ने बहुत कम इंटरेस्ट शो किया और कंपनी और टेस्ला के सभी पेटेंट लेने का फैसला किया जो वो कर सकते थे, क्योंकि टेस्ला ने स्टॉक के बदले कंपनी को पेटेंट दे दिए थे जिसकी अब कोई भी कीमत नहीं है। अपनी कंपनी को खोने के बाद टेस्ला ने सरवाइव करने के लिए गड्ढे खोदने का काम किया, लेकिन उनकी किस्मत बदली। टेस्ला ने 1887 में इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी। मोटर बिजली की मैकेनिकल पावर में बदलने का एक कुशल तरीका था। इसका एक वर्जन टेस्ला की गाड़ियों को पावर देती है, जिसका नाम आविष्कार के नाम पर रखा गया। उन्होंने मोटर का पेटेंट कराया और अगले साल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इसे दिखाया, जिसने इलेक्ट्रिक मार्केट के एक बड़े खिलाड़ी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान खींचा। उन्हें ये एहसास हुआ कि एसी मोटर शायद वही चीज़ है जिसकी उसे अपने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को पूरा करने और एडिसन के डीसी सिस्टम के खिलाफ मुकाबला करने के लिए ज़रूरत है। इसीलिए टेस्ला ने एसी मोटर के पेटेंट का लाइसेंस वेस्टिंगहाउस को $60,000 में दिया और टेस्ला को स्टॉक और रॉयल्टी मिली। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को प्रति माह $2,000 एज अ कंसल्टेंट हायर किया। एडिसन ने वेस्टिंगहाउस और टेस्ला को बदनाम करने के लिए बहुत कोशिश की। उसने चुपके से इलेक्ट्रिक चेयर का फाइनेंस किया जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ होता था, ताकि यह साबित किया जा सके कि एसी कितना खतरनाक है। एडिसन के चालों के बावजूद वेस्टिंगहाउस और टेस्ला के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की 420 सालगिरह पर 27 मिलियन लोग शामिल हुए थे। उन्हें यह साफ हो गया था कि एसी ही भविष्य को पावर देगा। उनकी सफलता तब भी जारी रही जब उन्होंने नियाग्रा फॉल्स में दुनिया का पहला अल्टरनेटिंग करंट पावर प्लांट बनाने के लिए एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक को हरा दिया। वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने साथ में मिलकर काफ़ी काम किया, पर फिर वेस्टिंगहाउस कंपनी के पास अब पैसा ख़त्म हो रहा था। अंत में उनका $10 मिलियन का डेब्ट हो गया था। 1897 में वह टेस्ला के पास गए और कंपनी को बचाने के लिए आखिरी कोशिश में पूछा कि उनकी रॉयल्टी कम हो सकती है। टेस्ला ने खुशी खुशी 12 मिलियन रॉयल्टी छोड़ दी, जिसकी आज के समय में कीमत 300 मिलियन से ज़्यादा होती। अगर उन्होंने समय के साथ उन रॉयल्टी को बनाए रखा होता तो वह शायद इस अर्थ पर सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। इसके बदले में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को एसी पेटेंट का हमेशा इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए $2,16,000 दिए। इन पैसों से टेस्ला आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए थे और उन्होंने न्यूयॉर्क में नए प्रोजेक्ट के लिए लेबोरेटरी बनाई, जहां उनसे मिलने अमीर और मशहूर लोग आते, जिनमें से उनके करीबी दोस्त और अब तक के सबसे महान अमेरिकी लेखकों में से एक मार्क ट्वेन भी शामिल थे। टेस्ला ने रेडिएशन के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक्स-रे टेक्निक की शुरुआत की। रिमोट कंट्रोल का इन्वेंशन भी टेस्ला ने ही किया था। 1898 में उन्होंने न्यूयॉर्क के
मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक छोटी नाव को कंट्रोल किया था। यह अपने समय से इतना आगे था कि भीड़ को लगा वह इसे चलाने के लिए किसी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सबसे मशहूर इन्वेंशन में से एक टेस्ला कॉइल है, एक ऐसा डिवाइस जो बड़ी मात्रा में हाई वोल्टेज बिजली पैदा कर सकता था। कॉइल की वजह से उन्हें ये पता चला कि जब वे एक फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करते हैं तो वह पावर रेडियो सिग्नल भेजे और रिसीव कर सकते हैं। टेस्ला अपने पहले रेडियो स्टेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। 1895 में आग लगने से उनकी लैब तबाह हो गई। उनकी सालों की रिसर्च और इक्विपमेंट का बहुत नुकसान हुआ। टेस्ला ने 2 साल बाद तक रेडियो के पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। यह आग उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिससे उनकी ज़िंदगी में गिरावट आने लगी। जिस समय वह रेडियो पर काम कर रहे थे, ठीक उसी समय एक इटालियन बिजनेसमैन गुगलियो मार्कनी भी इंग्लैंड में रेडियो पर काम कर रहे थे। उन्होंने यूएस में पेटेंट अधिकार हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि यह टेस्ला के आविष्कार से बहुत मिलता जुलता था। हालांकि चीज़ें तब बदल गई जब मार्कोनी 1901 में टेस्ला के 17 पेटेंट का यूज़ करके दुनिया का पहला ट्रांसमिशन रेडियो मैसेज भेजने में सफल हुआ। उसके बाद एडिसन ने मार्कोनी को अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। टेस्ला को मार्कोनी की अचीवमेंट से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन 1904 में अमेरिकी पेटेंट ऑफिस ने अचानक अपना मन बदल लिया और मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार के लिए पेटेंट दे दिया। मार्कोनी ने 1911 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता, जो टेस्ला के काम की वजह से ही संभव हुआ था। टेस्ला बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मार्कोनी पर मुकदमा कर दिया। यह मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहा और उनकी मौत के बाद ही टेस्ला के पक्ष में फैसला हुआ। टेस्ला दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन लाने के लिए ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में वाइडन क्लिफ टावर नाम की एक बहुत बड़ी वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन बनाया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां हम बिना तार के मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वह फिर से एक बार अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले उनके प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसकी बजाय उन्होंने मार्कोनी के रेडियो आविष्कार पर भरोसा किया। इस वजह से टेस्ला आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। 1905 में उनके पास अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था और आविष्कार उन्हें वाइडन क्लिफ टावर को बंद करना पड़ा। टेस्ला का मानसिक सेहत खराब हो गया और उन्होंने 1933 में न्यूयॉर्क होटल में अपना आखिरी दशक बिताया। टेस्ला की वजह से ही आधुनिक समाज इस तरह से काम करता है। टेस्ला की माँ उसे रोशनी का बच्चा कहती थी और वह बिल्कुल सही हुआ।